नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और उस पर चर्चा चल रही है। केंद्रीय मंत्री जो अल्पसंख्यक मामलों के हैं किरण रिजिजू ने बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद यह बिल तैयार हुआ है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बिल पर अपने सुझाव दिए हैं। इससे पहले तकरीबन 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा में पास किया गया था। बिल के पक्ष में 288 और इसके विरोध में 232 वोट ही पड़े। लोकसभा के बाद बिल को राज्यसभा में, जैसा मैंने बताया, पेश किया गया। सांसदों के समर्थन और विरोध के स्वर यहाँ देखने को मिले और अपने अपने तर्कों से इस बिल को अच्छा और बुरा बताने की होड़ भी रही। सदन के बाहर बंगाल और हैदराबाद में बिल को लेकर संग्राम रहा। सड़क पर सवाल है ये कि जब सरकार ने बिल को लेकर बारीकी से बातें साफ कर दी हैं और इतने सारे सरकार जैसा दावा कर रही कि 1 करोड़ लोगों से इस बिल में सुझाव लिए गए हैं, तो फिर जो विरोध हो रहा है क्या वो राजनीतिक विरोध है और क्या इतने सारे लोगों को विरोध करना चाहिए? तो फिर भी सवाल यही कि इतना हंगामा क्यों है फिर, और जब इतना ही सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं तो आखिर विरोधी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को ये बिल रास क्यों नहीं आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। और कुल मिलाकर आज मंथन में भी हम इसी पर बात करेंगे कि जिस तरीके से किसान बिल को सदन में पास किया गया था और उसके बाद जब इम्प्लीमेंट का नंबर आया तो फिर आंदोलन शुरू हुआ। लंबे समय तक किसान सड़क पर रहे और अंततः प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगकर बिल वापस लेना पड़ा। क्या वैसी स्थितियां हैं या फिर ये बिल सख्ती से लागू होगा? एक सूरत और बन पड़ती है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो क्या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, क्या उन राज्यों में कानून लागू हो पाएगा? बड़ा सवाल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर किस तरीके से आंदोलन है? जेडीयू के एक एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन में वोट किया है। इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी वो भी समर्थन में खड़ी है। चिराग पासवान भी समर्थन में खड़े हैं। और ये जो राजनीतिक दल हैं, जो एनडीए के घटक हैं, ये अपने अपने राज्यों में मुसलमानों का अच्छा खासा वोट इनको मिलता है। नीतीश कुमार अक्सर टोपी पहनकर ईद बकरीद में नज़र आते हैं। नायडू ने तो इमामों की तनख्वाह ही कर दी है कि उनको अच्छी खासी तनख्वाह दी जाए। 1 लाख रुपए मुसलमानों को ऋण की बात की। बहुत सारी नियामतें हैं और नायडू भी टोपी लगाकर अग्रिम पंक्ति में मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते नजर आते हैं। और चिराग पासवान ने भी अभी बीच में कहा कि ये सब बकवास है, औरंगजेब, ये सब मसले इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, देश के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये जो सहयोगी हैं एनडीए में, क्या इनकी राजनीति खतरे में है? क्या बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये सब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत बड़ा फायदा राजनीतिक होने जा रहा है? इन सब पहलुओं को देखते हुए एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, देखिए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। बुधवार को अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने ये संशोधन बिल पेश किया था। लोकसभा में हरी झंडी मिलने के बाद अब ये बिल गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने इस बिल का विरोध किया। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया। सरकार 1995 में बने वक्फ बिल में संशोधन कर नई प्रावधान जोड़ने जा रही है। गुरुवार को भी कमोबेश वक्फ संशोधन बिल को लेकर यही हाल रहा। सदन में बिल को लेकर चर्चा हुई और विपक्ष ने जमकर बिल का विरोध किया। मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में भी पेश किया। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की असल परीक्षा इसी सदन में मानी जा रही है। बहुत ही साफ तरीके से
ये सारे जो आरोप लगाए हैं उसको मैं खारिज करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये तीन बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये तीन जो व्यवस्था है, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। दरअसल राज्यसभा में एनडीए का बहुमत जरूरी संख्या पर ही स्थिर है। ऐसे में गठबंधन के किसी भी दल के किसी भी सांसद का इधर उधर होना विधेयक को पास कराने की राह में रोड़ा बन सकता है। राज्यसभा में भी आंकड़ों के लिहाज से एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन विपक्ष सदन में बीजेपी पर जुबानी हमलावर है। मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की ये कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। वहीं बिल को लेकर संसद के बाहर कहीं जश्न तो कहीं विरोध प्रदर्शन का माहौल है। सदन के बाहर कांग्रेस ने बिल के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का मन बनाया है। सदन की कार्रवाई से बाहर निकले राहुल गांधी ने वक्फ बिल को लेकर मीडिया के सवालों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं बिल के विरोध में हैदराबाद और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। AIMIM ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाथों में तख्ती लेकर विरोध मार्च निकाला और बिल को मुस्लिम विरोधी बताया। तो कोलकाता में बिल के विरोध में ऑल बंगला माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन ने वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिल वापस लेने की मांग की। तस्वीर साफ है, सदन में भले ही बिल पर सरकार को जीत मिली हो, पर सदन के बाहर बिल पर संग्राम जारी है, जबकि सरकार तथ्यों के साथ पहले ही साफ कर चुकी है कि बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है, न ही बिल का मकसद वक्फ की संपत्ति पर सरकारी कब्जा करना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब दो तीन बड़े सवाल यहाँ उठ रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने। वो कह रहे हैं कि भाई आप फिक्र मत करो, इसका जो बेनिफिट मिलेगा या बेनिफिशरी मुसलमान ही होगा, किसी और गैर धर्म के व्यक्ति को इसका बेनिफिशरी नहीं बनाया जाएगा। ये साफ तौर पर बिल में है, इसमें चिंता फिर किस बात की है? बड़ा सवाल इस बात को लेकर हो रहा है। और खड़गे जी ने कहा कि भाई उनका अपमान हुआ है, सदन में उनको दबाने की कोशिश की जा रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में इस बिल का पुरजोर विरोध किया, सोनिया गांधी भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन राहुल गांधी ना तो सदन में बोले ना सदन के बाहर वो इस बिल पर कुछ बोल रहे हैं। ये माजरा क्या है? इसको कल लोकसभा के हवाले से जो राष्ट्रीय मीडिया ने, खास तौर पर कुछ चैनलों ने इस मुद्दे को उठाया है कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों बच रहे हैं। जेडीयू में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है।
एक एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही कुछ और नेता जेडीयू से इस्तीफा दे देंगे। तो क्या ये जो रीजनल पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट भी लेती हैं और भाजपा के साथ भी बाहें डालकर आगे बढ़ती हैं, क्या इनके लिए मुश्किलें आने वाली हैं आगे जो राजनीतिक माहौल होने वाला है? और संजय सिंह ने जो आगाह किया है कि आप खुश मत हो, ये आगे अभी वक्फ का मामला है, आगे फिर मंदिरों की ज़मीनों का मामला आएगा, फिर सारी धार्मिक संपत्तियां, बौद्ध, जैन, सिख, गुरुद्वारे की ज़मीनें भी इसी तरीके से अपने दोस्तों को दी जाएंगी। अब किन दोस्तों की बात संजय सिंह कर रहे हैं, संजय सिंह ही जाने। लेकिन ये बात तो सदन और कल लोकसभा में भी कही गई थी कि ये जो बिल लाया गया है ये किसी के हित और अनहित नहीं, ये सीधे सीधे कुछ उद्योगपतियों को ज़मीनें देने की एक भूमिका तैयार की जा रही। संजय सिंह ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, दिल्ली के बड़े नेता हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। डॉक्टर शीतला प्रसाद सिंह कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शीतला प्रसाद सिंह, आपका भी बहुत धन्यवाद। रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, आपका भी स्वागत, धन्यवाद। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा खेमचंद से शुरू करेंगे। खेमचंद जी, लगातार इस बात को लेकर सदन कल बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी चर्चा गंभीरता से हुई है और सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं देश में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे। स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वो कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे। तो इसको हम लोग किस तरह देखें? कहीं 3 कृषि कानून वाले स्थिति में तो नहीं हम ये पहुंच जाएगा, उस गति को तो नहीं पहुंच जाएगा? एक बड़ा सवाल है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जब कृषि कानूनों को वापस लिया तो कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं इस देश को समझा नहीं पाया, इतने बढ़िया कानून किसानों के लिए बनाए थे। तो क्या वैसी ही स्थितियां फिर दोहराई जा रही कि भाई इतना बढ़िया ये कानून बन रहा है बिल के जरिए, और इसमें फिर विरोध किस बात का है? मंत्री जी ने कहा कि भाई इसमें कोई किसी मुसलमान को बेनिफिशरी नहीं बनाया जाएगा, तो दिक्कतें किस बात की आ रही हैं? कहाँ समस्या है? या वो समझना नहीं चाहते, या आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं? खेमचंद शर्मा। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट हुआ है और इसकी वजह से आप देखेंगे पूरे देश में खुशी की लहर है। 30,000 के आसपास केस पेंडिंग है। एक भस्मासुर था सेक्शन 40, किसी की जमीन पे कब्जा कर सकता था। कल को लगा कि भाई आपका जो घर है वो पसंद आ गया, ये वक्त की प्रॉपर्टी है। अब उसमें ये क्लियरली मेंशन था, ये डिक्लेयर करते ही जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपने डॉक्यूमेंट चेंज करने पड़ेंगे बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट के। और अब आपको प्रूव करना पड़ेगा, दुर्गेश जी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी वक्त की प्रॉपर्टी नहीं। और प्रूव भी कहाँ करना पड़ेगा? वक्त के ट्रिब्यूनल में। उसका ट्रिब्यूनल का फैसला भी वही फाइनल रहेगा। जाना है तो कहाँ जाना है? हाई कोर्ट जाना है। मतलब आप रहते हैं आगरा में तो आपको कहाँ जाना है? इलाहाबाद। वहां जाके लड़ो, लड़ाई लंबी चलेगी। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है इसको दूर करेगा। ये जो भस्मासुर वाली पावर दी हुई थी 2013 में, उससे पहले तो ये पावर थी नहीं। ये तो बाबा साहब भी देके जा सकते थे, क्यों नहीं दी? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत ये पावर 2013 में दी और 2014 में इलेक्शन से पहले 126 या 136 प्रॉपर्टी दिल्ली में डी नोटिफाई करके, जिनका कंपनसेशन अंग्रेजों ने दे दिया। अंग्रेजों ने लिeutenant दिल्ली बनाई, सेंट्रल दिल्ली बनाई, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना, पार्लियामेंट बना, एमपी के लिए कोठी बनी। उस एरिया को वापस लिया गया था, उनको कंपनसेशन दिया। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। कांग्रेस ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत मुसलमानों को अपीज करने के लिए वो प्रॉपर्टी डिनोटिफाई कर, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिनोटिफाई नहीं होनी चाहिए थी, नहीं कर सकते, वो भी कर। अब बात आती है कि ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो पूरे गांव के गांव पे क्यों क्लेम कर दिया? कर्नाटक में क्यों किया? मध्य प्रदेश में क्यों किया? तमिलनाडु में क्यों किया? सैकड़ों साल पुराने मंदिरों पे कैसे आप लोगों ने क्लेम कर दिया? और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सिर्फ और सिर्फ कुछ हजार जो प्रॉपर्टी हैं उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों बनाने की कोशिश नहीं की? क्यों प्रूव करने की कोशिश नहीं की? और प्रॉपर्टी कितनी है? 9,40,000 एकड़ से ज्यादा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है आपके पास और उसका रेवेन्यू क्या आ रहा है? मात्र 150 करोड़ के आसपास। क्यों? पोटेंशियल कितना है?
10 से 15,000 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आ सकता है। उद्देश्य क्या है? गरीबों की भलाई, देश की भलाई, समाज की भलाई। क्या भलाई कर रहे हैं? क्या शादी करा रहे हैं गरीब बहनों की? नहीं। क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं। क्या यूनिवर्सिटी बनाई? नहीं। क्या हॉस्पिटल बनाए? नहीं। और तो और नमाजी जो रोड पे नमाज पढ़ते हैं, जब आपके पास इतनी अथाह संपत्ति पड़ी हुई है, इतनी अथाह जमीन पड़ी हुई है, तो वहां नमाज पढ़ने की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते? तो ये जो चेंजेस हैं ये लाने जरूरी थे। अब ये कहते हैं चेंज क्यों किए, तो आप ही ने क्यों चेंज किए 2013 में, और उससे पहले 1995 में? वो चेंजेस ना करते, भस्मासुर ना बनाते इसको। आपने तो अनचेक्ड अनलिमिटेड पावर दे दी, जिनको ठीक है। रेगुलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वही किया गया। ठीक है। हेमचंद शर्मा ने बहुत सारी बातें कही। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका ही बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। डॉक्टर शीतला प्रसाद सिंह, कांग्रेस के नेता, उनकी तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर शीतला प्रसाद सिंह, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हेमचंद शर्मा कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपीजमेंट की राजनीति की और 2013 में बहुत सारी सरकारी संपत्तियों को वक्फ करा दिया, वक्फ को दे दिया, वोट बैंक की राजनीति। और भारतीय जनता पार्टी अब वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही है। हम इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाना चाहते हैं कि ये जैसा वो कह रहे हैं कि भाई रेवेन्यू बहुत कम आता है, 150 करोड़ आता है, 10,000 15,000 करोड़ आ सकता है, तो क्या ये कौन करेगा? क्या सरकार, आप देख पा रहे हैं कि क्या सरकार की भविष्य की योजना है कि भाई डीएम के नियंत्रण में लो, फिर इसका रेवेन्यू बढ़ाओ, फिर मुसलमानों की सेवा करो, उनकी बेटियों की शादी कराओ? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, इसको लेकर संसद के अंदर भी बाहर भी ये आशंका जताई जा रही है कि भाई जो धार्मिक संपत्तियां हैं वो किसी धर्म की हों, अब उनका सरकार एक तरीके से उन पर कंट्रोल रखेगी। और जैसा हेमचंद शर्मा ने खुद ही इशारा किया है कि 10,000 करोड़ आ सकता है इसमें रेवेन्यू, और इससे अच्छे काम हो सकते हैं। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि सरकार ऐसी मंशा रखती है क्या? और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने क्यों किया? जब आप लोगों ने ऐसा किया गलत सलत काम, तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज इसको सुधारने का मौका मिला। डॉक्टर शीतला प्रसाद सिंह जी सर, नमस्कार। हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब बोलिए। पहली बात तो शीतला प्रसाद सिंह नहीं, शीतला प्रसाद पांडे। मुझे ठीक है, मैं संशोधित कर लेता हूँ। शीतला प्रसाद पांडे जी, मैं संशोधित कर लेता हूँ। धन्यवाद। हाँ, शीतला प्रसाद पांडे। और चौहान जी, आपको भी नमस्कार, पैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, और सभी श्रोताओं को, आप सबको नवरात्रि की शुभकामना। आपको भी बहुत। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ जी। अभी तक 11 साल में भारतीय जनता पार्टी को जितना कलेक्शन अन्य क्षेत्रों से सबसे मिला, कितना खर्च किया गया गरीब जनता के बीच में, जनता समझ रही है। 5 किलो राशन के अलावा जनता को कुछ मिल नहीं रहा है। कहने को भले कुछ कहें, अब चूंकि हमारा जो मानना है भाजपा के प्रति कि न खाता न बही, भाजपा जो कहे सब सही। किसी का लोग सुनते तो है नहीं, चाहे विरोध करिए चाहे कुछ करिए, समझाइए, सुझाव भी दीजिए, उसको भी नहीं मानते। तो भाई अपने मन से जो कर रहे हैं ये करेंगे, जनता आंदोलन करेगी। अच्छाई है तो अच्छाई के लिए, बुराई है तो बुराई के लिए। जहां तक हमारा मानना है, पार्टी का भी और हमारा भी, जहां तक है कि राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, तो जनता भी बोलेगी, राहुल गांधी भी बोलेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, सामने आ जाएगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी देश भर में कोई आंदोलन करने जा रही है? ऐसी भी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से। करेगी। बुराई के लिए हर जगह आंदोलन होगा, अच्छाई के लिए आपकी तारीफ की जाएगी। अरे हमको आप बुरा कहते हैं, हम बुरा थे तभी तो हम बाहर हो गए ना कुर्सी से। अच्छा, अब भाजपा केवल एक चीज कर रही है कि हिंदू मुसलमान करो, वोट की राजनीति भी कर रहे हैं, और आरोप लगाते हैं कांग्रेस को कि वोट की राजनीति कांग्रेस करती है। ऐसी बात नहीं है चौहान जी। जी हाँ, आज के नेता राजनेता नहीं रह गए हैं, कुर्सी से इतने चिपक गए हैं, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप लगे,
चाहे कुछ भी आरोप लगे, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक ये बात है। व्यवस्था पहले कभी नहीं थी। वक्फ बिल पर क्या कहना चाह रहे हैं आप कि अब चूंकि राज्यसभा में भी उम्मीद है कि पास ही हो जाएगा, इसके बाद फिर क्या? इसके बाद तो कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा। बिल्कुल कानून बन जाएगा, जब पास हो जाएगा तो कानून बन जाएगा, लेकिन इसके लिए जनता संघर्ष करेगी। अच्छा, और जनता जब संघर्ष करेगी तो हम उसके साथ रहेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। रजत मिश्रा, अभी खेमचंद शर्मा ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया। मंत्री जी भी कह रहे हैं कि भाई इसमें गैर मुस्लिम को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, ये तो बिल में स्पष्ट है, फिर क्यों हल्ला आप लोग मचा रहे हैं सदन से सड़क तक? रजत मिश्रा, नमस्कार दुर्गेन जी, धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए दुर्गेन जी, बात है समाजवादी पार्टी की, अगर हम कहें तो हम वक्त के जो है उसके विरोध में कल भी थे और आज भी हैं, जैसे हमारे नेता ने कहा। और उसका मेन कारण देखिए यही है कि वक्त एक समाज से जुड़ा हुआ है और जो उनका मतलब निजी अधिकार एक तरीके से है, जिस तरीके से हिंदू धर्म में आप चाहे मंदिरों को लीजिए, ट्रस्ट को ले लीजिए, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, मंदिर हैं और आपके अलग अलग संपत्तियां हैं जिनके उनका एकाधिकार होता है और उसका कोई विवरण नहीं लिया जाता है। तो उसी तरीके से वक्फ का भी जो है एक विशेष समुदाय से उनका संबंध है, उनकी जमीनें हैं, उनका अधिकार है। तो उसके साथ छेड़छाड़ करना एक जो ये है वो राजनीतिकरण ही है, जिसके तहत ये काम पूरा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये एक बिल्कुल साफ नजरिया दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और ऐसे समय में जब आगे जो है कई राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे समय पे ही ऐसी चीजें क्यों पेश करते हैं? चाहे धारा 370 हो, चाहे मतलब कोई भी ऐसा काम होगा, जैसे चुनाव आने वाला होता है तो एक नया ऐसा सुर्रा छोड़ देते हैं जो हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड, जिससे कि वो जो है वो आगे वाले चुनाव में उनको जो है कुछ फायदा हो या वो चुनाव में उसको पेश कर सके। और इसका सीधा साफ कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया। वो उनका हमेशा से सिर्फ एक भाई हिंदू मुस्लिम, अब राम मंदिर हो गया, भगवान राम की स्थापना हो गई, तो अब आगे क्या है? तो अब वक्फ बिल आ गया है, आगे राज्यों में चुनाव देखो लेकर के। तो उसमें अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, पहले भी अमेंडमेंट हुए। सबसे बड़ी बात की एक वक्फ बिल, उसमें जो मेन मुझे जो समझ में आता है कि जो सबसे बड़ी वो है कि गैर मुस्लिम जो है 2 लोगों को उसमें ऐड होना जरूरी है, उसमें महिलाओं को ऐड होना जरूरी है। ये कुछ बिंदु ऐसे हैं जिससे महिलाओं को तो पहले भी था, 2 या 2 से अधिक महिलाएं, उसमें नया नहीं कर दिया इन्होंने। महिलाओं को पहले से भी था, जब 95 में संशोधन हुआ था। अभी तक दुर्गेन जी उसमें नहीं थी, अब उसमें मतलब अमेंडमेंट में ये चीजें डाली गई हैं। और गैर मुस्लिम को डालना, जैसे ये इसमें गैर मुस्लिम वाली बात नहीं है, लेकिन महिलाओं का होना तो पहले से है। रजत, उसको पढ़िए आप। चलिए, महिलाओं वाला पहले से है, वो 1995 में जो संशोधन था उसी में था। जी 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 जी। तो गैर मुस्लिम वाला जैसे है, उस पर मेन विवाद आ रहा है कि किसी मान लीजिए मुस्लिम समुदाय का वो है, तो उसमें गैर मुस्लिम का होना जो है सबसे बड़ा उनका आपत्ति का कारण बन रहा है। बिल्कुल हम वैसे समझे कि मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से हूँ, अब इसमें मुझे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहें नहीं भाई आप सनातनी नहीं, आप गैर हिंदू नहीं, आप राष्ट्रवादी नहीं। लेकिन अगर हम राजनीति से हट करके देखें तो ये अगर हमारे ट्रस्टों में, हमारे मंदिरों में अगर मुसलमान अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए जो कहेगी नहीं हम 2 मुसलमान आप उसमें रख लीजिए, तो आपको याद है आजम खान जी, याद है आपको? मत बोलिए शर्मा जी, प्लीज। शर्मा जी मत बोलिए, शर्मा जी मत बोलिए, शर्मा जी मत बोलिए, खेमचंद शर्मा मत बोलिए, डिबेट को डिरेल मत करिए। आपका भाषण धैर्य से सुना सभी ने, आपका भाषण सभी ने धैर्य से सुना। आप भी मादा पैदा करिए दूसरे का भाषण झेलने के लिए। आप बिल्कुल तैयार हैं, डिबेट डिरेल मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता और आप बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे आप अगर ऐसा करें तो मुझे बुरा लगेगा। बोलिए रजत, बोलिए। दुर्गेन जी एक लाइन जवाब देना चाहूंगा। आजम खान साहब का आपने नाम लिया, तो आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई। उस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई नियम नहीं था कि केवल उसमें मुस्लिम पढ़ेंगे, वो सभी जाति वर्गों के लिए थी। तो उस यूनिवर्सिटी पे क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी ने उस यूनिवर्सिटी को क्यों बंद कर दिया? उसमें तो संपत्ति था, उसमें तो सबको शिक्षा का अधिकार था, वहां पे गरीब बच्चा पढ़ता। आपने ऐसी जगह को भी तो नहीं छोड़ा, क्योंकि आप शिक्षा के विरोधी हैं, आप शिक्षा के विरोधी हैं, आप जमीनी कोई भी काम कोई सरकार कर नहीं। रजत मैं कह रहा हूं कि बहुत बीजेपी की सरकार ने बिल पेश किया, वो ठोक कर कह रहे हैं कि हम ये सब करेंगे, लेकिन जितने विपक्ष के नेता मैं देख रहा हूं वो वक्त के बजाय वो दाएं बाएं के मुद्दों पर ज्यादा बोल रहे हैं। कह रहे हैं भाजपा का अध्यक्ष कब बनेगा, आपके अध्यक्ष जी ने कहा। अब उससे क्या लेने देना भाजपा के अध्यक्ष? आप अगर बिल पर बोल रहे हैं तो बिल पर बोलिए, और बिल की अच्छाई बुराइयों को आप सदन में रखिए और मजबूती के साथ में रखिए। तो जो संपूर्ण विपक्ष का बिल पर जो फोकस था, उसके बजाय वो इधर उधर की बातें लोकसभा में कम से कम करता रहा। राज्यसभा में तो आज कुछ गंभीर चर्चा मुझे दिखी, लेकिन लोकसभा में यही स्थिति रही।
तो ये स्थितियां कहाँ की ठीक है, जब जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बात ही आप नहीं रख रहे हैं। ब्रिगेड जी देखिए, ये पूरा जो है इंटरकनेक्टेड, ये उसी से ही है, क्योंकि ये राजनीतिकरण ही हो रहा है। वक्त से इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कैसे मुस्लिमों को इतने ऐसी हो गए कि नहीं, इससे गरीब मुस्लिमों का जो है शोषण हो रहा है, गरीब मुस्लिमों, अरे आप उस समाज को, आप जो है आपके लिए वो अछूता है और आप उस समाज की भलाई भी सोच रहे हैं। तो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, इनकी मंशा सही नहीं है, इनकी नीयत सही नहीं है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुस्लिम जो है, गरीब मुस्लिम हो या अमीर मुस्लिम हो, उसका हक छिन जाए। अरे आप तो उसका हक मारने में ही लगे हुए हैं, आप उनको गालियां देने में ही लगे हुए हैं। आप कब से उसका भला सोचने लगे और आज आप वक्फ बिल लेकर के आप उनके बड़े भले बनने चले हुए हैं। तो ये इनकी मंशा में खोट है, इनकी नीयत में खोट है, इसलिए समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है और वक्फ बिल का विरोध हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि आप जो है राजनीतिकरण से उसको जुड़े हुए हैं और आगे आप उसके निश्चित है ये कि आप उसमें अमेंडमेंट कर करके उस जमीन पे आप भूमाफियाओं का कब्जा उस पे करने की कोशिश है और उन जमीनों को भी अपने भूमाफियाओं के द्वारा उस पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भूमाफिया सरकार के तो नहीं होते, भूमाफिया तो भूमाफिया होते हैं। बहुत शुक्रिया रजत, आप लगातार बने रहिए। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन ये मुद्दा बड़ा गंभीर है और जिस तरीके से प्रदर्शन, धरने या कानून की बात हो रही है कि नहीं कोर्ट हम जाएंगे, तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह इस बिल की जो बिल है कानून बनने के बाद क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है। और ब्रेक के बाद मेरा यही सवाल होगा कि क्या जो गैर भाजपा के राज्य हैं वहाँ क्या ये लागू हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर बिल पर 1 करोड़ लोगों से बातचीत की गई तो ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है, तो फिर इस तरीके के विरोध का कोई मायने बचता नहीं है। और वास्तव में वक्फ बिल को लेकर जो आशंका विपक्ष के सांसद जता रहे हैं कि भाई ये अभी मुसलमानों को लेकर है, फिर आगे सिखों के भी गुरुद्वारे की ज़मीनें हड़पी जाएंगी, फिर धर्मशालाएं और मंदिरों की ज़मीनें भी वो की जाएंगी, तो क्या ये कमर्शियल मसला है, कहीं और से गाइड हो रहा है, या सीधे सीधे जो भारत की सरकार है वो एक वर्ग को जो जिस प्रॉपर्टी का बंदर बांट हो रहा था उस वर्ग की हितैषी की बात कर रही है, कि एक बड़ा रेवेन्यू अर्जित करके उस वर्ग के कल्याण की बात कर रही है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। रुख मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष की तरफ रुख करेंगे। मनीष शर्मा, बिल को लेकर राज्यसभा में चर्चा और उसके लोकसभा में पास हो ही गया है। हम थोड़ा इससे आगे की बात करना चाह रहे हैं कि अगर ये बिल इतना ही बड़ी वैज्ञानिक तरीके से उसको तमाम रिसर्च के बाद अगर लाया गया है, तो फिर ये विपक्ष के लोग खामखा क्यों बातें कर रहे हैं। और मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई इसमें बेनिफिशरी मुसलमान ही रहेगा, तब फिर दिक्कत कहाँ इसमें आ रही है मनीष? नहीं, देखिए, एक तो इसको समझा जाए कि बहुत पहले भी आमतौर पे बीजेपी ये कहा करती रही है कि सारे लोगों का भारतीकरण करना है। वो एक मधोक उनके बड़े नेता रहा करते थे, सारे समाज, जितने तरह के समाज है उन सबका हमको भारतीकरण करना है। तो एक इनके बड़े नेता हुआ करते थे, वो कभी मधोक साहब, उन्होंने कहा कि भारतीकरण का मतलब ये है कि हिंदूकरण करना है। तो तमाम जो इस तरह की गैर हिंदुओं से इतर जो संस्थाएं हैं या समाज है, उसका हिंदूकरण करने का एक एजेंडा उन्होंने ले रखा है। ये बेहद आश्चर्यजनक बात है कि उस कमेटी में बहुमत में हिंदू हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। वो जो वक्फ कमेटी जो नई बनेगी उसमें डीएम से लेकर के और मानक सदस्यों से लेकर के और अब सांसदों का भी धर्म से कोई मामला नहीं रहेगा, 3 हिंदू उसमें रह सकते हैं। तो पहली बात ऐसा होगा हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम धर्म की कमेटी में किसी दूसरे धर्म के लोग बहुमत में रहेंगे। एक बात तो ये समझा जाए, ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है कि किसी इस तरह की दूसरे धर्म की कमेटी में किसी दूसरे धर्म का सीईओ हो सकता है, उसका चीफ हो सकता है, ये समझा जाए। ये पहला बार हो रहा है कि किसी धार्मिक संचालन के फैसले किसी ट्रिब्यूनल के माध्यम से करने के बजाय डीएम को सर्वाधिकार उसमें दे दिया गया है। ये पहली बार हो रहा है किसी धार्मिक कमेटी में। ये भारतीकरण हो रहा है, जिसको वो हिंदूकरण कहते हैं। ये एक तरह से भाजपा ने, आरएसएस ने एक तरह से इस्लामिक जो धार्मिक जो संगठन है उसका जो आर्थिक प्रबंधन है उसका हिंदूकरण करने की ही परियोजना है। ये पहली बार हो रहा है कि जो वक्त यूजर जो होते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी संपत्तियां होती हैं, धार्मिक संपत्तियां होती हैं जिनका उनके पास कागज नहीं होता है,
वो लंबे समय से वहां उनकी मस्जिद है, उनकी दरगाह है, उनकी सारी चीजें हैं, वो क्लाज भी इसमें हटा दिया गया, उनको साबित करना होगा। अब इसमें यह भी आप देखिए कितना बड़ा हमला है। आप देखिए कि वो जो पहले से जितनी वक्फ संपत्तियों का सरकार के डाटा में मौजूद है, उसको ये कहा जा रहा है कि फिर से आप लेकर के कागज पत्र आइए और फिर से आपको साबित करना हो कि वक्फ की संपत्ति है जो पहले से दर्ज है। माने जो सारी संपत्ति वक्फ की जो संपत्ति पहले से दर्ज है, अब ये कहा जा रहा है कि हम पोर्टल खोलेंगे और उस पोर्टल में आपको मतलब आपको फिर से साबित करना होगा जाकर के कि वक्फ की संपत्ति है। तो वो वक्फ कमेटी रह कहाँ गई? वो कोई इस्लामिक धार्मिक संगठन रह कहाँ गया? वो कोई इस्लामिक जो है कोई उसकी संपत्ति रह कैसे गई? वो तो एक तरह से आप कह लीजिए कि वो पूरी तरह से उनके हाथ से उसको उनके कंट्रोल से 100% उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। आप कह रहे हैं कि भाई उन्हीं को वही वो यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? जब डीएम हर मसले को विवादित बताएगा, आप देखेंगे तो 1991 का वो जो कानून है धर्मस्थल को लेकर के, उसको कानून तो आप देख रहे हैं बना हुआ है ना। उसके बाद भी संभल में विवाद हो रहा है ना, उसके बाद भी ज्ञान वापी में विवाद हो रहा है ना, उसके बाद भी 12 जगहों पे कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है ना। उसके बाद भी चंद्रचूड़ ने कह दिया ना कि भाई अगर उसका कोई स्टेटस नहीं बदलेंगे तो वहां पीएचडी कर सकते हैं, जाकर के कह दिया ना। तो अगर कोई भी मामला जिसको कि डीएम जो है कह दे कि विवादित है, कोई चला गया और डीएम कह दे विवादित है, तो अगर वहां कोई इस तरह की सरकार है तो वहां हजारों मामले, लाखों मामले विवादित बना करके उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो इसको आप समझिए कि वो पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ से, पूरी तरह से वो उनकी जो धार्मिक अधिकार है जो संविधान ने उनको दिए हैं, वो अधिकार उनसे छीन लिया गया है। उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। वो एकदम से 180 डिग्री इस बिल को पलट दिया गया है। यह बिल अब जो है उनके हाथ से निकल चुका है। और एक बात और कहते हुए मैं पहले से बता दूं कि अगर इनकी हिम्मत है, अगर इस सरकार में ये श्वेत पत्र ला दे, जो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हर राज्य का अगर श्वेत पत्र ला दे, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा किया है तो सरकारों ने कब्जा किया है। भूमाफिया सरकार है इसमें। और एक विडंबना देखिए कि जो सरकार भूमाफिया वक्फ बोर्ड की जमीनों को लूटी हुई है, उसी को इस बिल में और अधिकार फिर से दिया जा रहा है। तो आप कल्पना करिए आने वाले समय में कितना बड़ा लूट होने जा रहा है। इस बात को भी आप समझिए। ठीक है, महेश शर्मा जी की तरफ रुक करने का। महेश शर्मा, इस पूरे प्रकरण को लेकर तर्क वितर्क, अभी मनीष शर्मा ने तर्क रखा कि नहीं इसमें बचा क्या, उस कमेटी में तो हिंदू या दूसरे धर्म के लोग बहुतायत हो जाएंगे, तो अब जैसे फैसले चाहेंगे फिर अब जैसा होगा देखा जाएगा। और धर्मस्थल कानून का हवाला दे रहे हैं कि उसका भी तो दुरुपयोग हो रहा है ना, पीएचडी करने के नाम पे मस्जिदों में, मंदिरों में जो भी चल रहा है, संबल हो रहा है, ज्ञान वापी हो रहा है। तो कानून को तो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस देश का मुसलमान या इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति कैसे मुतमईन हो कि भाई वो उसके हित की बात हो रही है? महेश शर्मा, देखिए, वक्फ का जहाँ तक मामला है तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू की गई थी। मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊंगा एक दो लाइन में, कि जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था तो उसमें गौरी की जब जीत हुई थी तो उसने मुल्तान में जामा मस्जिद बनाने के लिए 2 गांव की जमीनों को दान किया गया था गौरी के राज में। ये पहल मोहम्मद गौरी ने की थी। इसे बहुत अच्छी पहल की मानी गई थी और सराहा भी गया था। तो हमारे देश में जो वक्फ प्रॉपर्टी का जन्म हुआ था वो तब हुआ। अब धीरे धीरे वो परिवर्तन होते गए, सत्ता परिवर्तित होती रही, चीजें परिवर्तित हो रही। तो इसमें जो है, जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार की नीयत अगर देखा जाए तो उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं मुझे लगती है, क्योंकि प्रॉपर्टी का दुरुपयोग बड़ा भयंकर तरीके से किया गया। अगर आप कर्नाटक के केसेस ले लें तो कम से कम 7-8 ऐसे इश्यूज हैं जिसमें मतलब आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि आप बताइए, हजारों एकड़ लैंड मात्र 12,000 रुपए के रेंट पे दिए दे रहे हैं। 5 स्टार होटल, विदेशी एनजीओ को जाने क्या क्या, मतलब तमाम उसकी पता था प्याज की पत्ती की तरह उधर से जाएंगे। तो सरकार अच्छी नीयत से तो लाई है, लेकिन जो उसके वक्फ के बोर्ड के गठन की जहां तक बात है मनीष जी ने कही, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि ये नॉन मुस्लिम्स के हाथों में ले जाने का एक प्रयास है। अब जैसे 3 सांसदों को नॉमिनेट करने की बात कही गई है, 2 लोकसभा से 1 राज्यसभा से। अब ये उसमें क्लियर नहीं है कि वो मुस्लिम होंगे कि नॉन मुस्लिम होंगे। ऑब्वियसली ये सरकार रहेगी तो नॉन मुस्लिम ही होंगे, ये भी ऐसा माना जाता है, समझा जा सकता है। अब इसका जो पॉलिटिकल मोटिव है, पॉलिटिकल मोटिव से पहले एक बात थोड़ा सा रह गई थी, वो ये कि
हमको लगता है कि जैसे ये जो प्रयास किया गया है, कल ये राज्यसभा में पारित हो जाएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अंक गणित में। तो जब पारित होकर के कानून बनेगा तो माइनॉरिटी के यानी मुसलमानों के दिल में ये बात आ सकती है कि उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक बात। क्योंकि अन्य धर्मों की जमीनों की जहां तक बात है, मैं उड़ीसा में काम करता था, तो जगन्नाथ महाप्रभु की हजारों एकड़ लैंड थी, उसका पूरा लैंड स्कैम था, मैंने इंडिया टुडे के लिए कवर किया था। तो मुझे ये मालूम है कि हिंदू हो या ईसाई हो या आपके मुस्लिम्स हो, तो जो ये प्रॉपर्टी होती, भगवान के नाम पर जो प्रॉपर्टी दान की जाती है, तो उसमें बड़े बड़े खेल होते रहते हैं। तो सरकार को इन खेल पर नजर रखने की जरूरत है और साथ ही साथ उसे विश्वास जीतना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इन सबको एक दूसरे के साथ रहने की, घुल मिल के रहने की, बातचीत करने की एक आदत पड़ी है। और इस तरह के कानून आएंगे तो वो चीजें फर्क डालती हैं, और जब फर्क डालती हैं, भले उसका पॉलिटिकल मोटिव हो उनका, तो फिर बात बनती नहीं है। दिल टूटते हैं लोगों के, जब दिल टूटते हैं तो देश टूटता है। आज आंध्र प्रदेश की बात ले लीजिए, टीडीपी के प्रेशर में आकर के इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में 14 सुझाव शामिल कराए हैं जी। टीडीपी आंध्र में 75% मुसलमान टीडीपी का है वोटर, 75%, ये सीडीएस के आंकड़े हम बता रहे हैं आपको। ठीक इसी तरह बिहार में जो वोटर है 17.5% के टोटल वोटर का मुस्लिम, तो वो मुस्लिम ऑलरेडी कांग्रेस को जाता है, 5.5% जेडीयू या उनके गठबंधन को जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर देखा जाए तो लग रहा है कि मतलब पॉलिटिकली ये पार्टियों को लॉस हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के कदम से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी हो जाएगा, जो कि मेजोरिटी भाई यही बात तो कह रहे हैं महेश शर्मा जी, यही बात तो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आप ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपका जो लोकसभा चुनाव में वोट बैंक खिसका है यूपी में और अन्य जगह, इसीलिए आप कर रहे हैं कि आप, इसमें राजनीति है आपकी, और दूसरे को आप कर रहे हैं कि दूसरों ने अपीजमेंट किया, तुष्टीकरण किया, लेकिन तुष्टीकरण आप कर रहे हैं, आप बहुसंख्यक तुष्टीकरण कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने खुलकर कहा, और ये भी कहा कि खास तौर पर आप अगड़े हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए, उनके कलेजे को ठंडक पहुंच जाए, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सदन में कहा इस बात को। और दूसरी बात महेश जी, ये बात कई सांसदों ने लोकसभा में कही कि भाई ये जो मसला है, ये जैसा आप अभी कह रहे थे ना, जगन्नाथ प्रभु की जमीन पर एक घोटाला, तो हर जगह, और 1 रुपया गज में जमीन में तो आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी 1 रुपया गज, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को 1 रुपया गज पे जमीन दी गई इस देश में, वो भी सरकारी जमीन दी गई, आपको पता ही है। तमाम मीडिया के बड़े बड़े मालिकों के बंगले 1 रुपया गज पे बने हुए हैं, आपको भी पता है किन किन के बने हुए हैं, हमें भी पता है किन किन के बने हुए हैं। तो ये तो सरकार प्रसाद बांटती रही है। तो जो चिंता सांसदों की सदन में है वो ये है कि भाई ये तैयारी हो रही है, इनकी जो अकूत जो लैंड है, जो संपत्ति है, उसको कंट्रोल में करके फिर आप आराम से, जिनके जरिए आप इस देश को चलाना चाहते हैं, उनको आप बांटेंगे। ये चिंता कितनी जायज है, कितनी नाजायज है? महेश शर्मा। देखिए, चिंता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की नीयत पे जो शक पैदा होता है वो इसलिए होता है कि जो नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड के मेंबर नॉमिनेट करने जा रहे हैं वो, और जिस तरह कलेक्टर को काफी ताकत दे रहे हैं। 2013 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो वक्फ बोर्ड को काफी ताकत तब की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने दी थी। अब इतनी जल्दी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको एक संशोधन विधेयक जारी करना पड़ा? आपको याद होगा 8 अगस्त में जब ये पहला हिस्सा आया था, उसके बाद जेपीसी बनाई गई, फिर जेपीसी को सुझाव दिए गए, तो वो जो सुझाव, उसमें भी खेल हुआ है कि जो सुझाव एडमिट किए जेपीसी ने, वो ज्यादातर टीडीपी और जेडीयू के प्रेशर में आकर के, विपक्षी सांसदों ने कहा कि 144 सुझाव उन्होंने दिए हैं, उनके एक भी नहीं माने गए, एक भी नहीं माने गए, वो ऐसा दावा कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या है। नहीं, 14 के आसपास का तो मुझे जानकारी ऐसी, मैंने कहीं पढ़ा था, तो मुझे याद है कि टीडीपी के सुझाव को, हाँ, तो टीडीपी तो सत्ता को चला रही ना, टीडीपी तो सत्ता को चला रही, हाँ बिल्कुल चला रही। महेश जी वो विपक्ष में थोड़ी है, वो तो सरकार की हिस्सेदार है, सरकार के सारे अच्छे बुरे कामों के हिस्सेदार है वो। तो जो संशोधन किए गए हैं तो टीडीपी ने अपने फायदे के लिए भी किए होंगे, ऐसा नहीं कि भाई उसको जो डिले किया गया है और जेपीसी को जो भी लोगों ने सुझाव दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि टीडीपी को या जेडीयू की मानी नहीं गई, उनकी भी मानी गई। अब क्लियर कट में क्या सुझाव दिए, उसके पीछे क्या मोटिव है, वो एक अलग विषय है, लंबा डिस्कशन है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो सरकार की नियत पे नजर रखने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल, जो कानून बनेगा आगे चल करके,
तो उसमें सरकार को विश्वास में लेना चाहिए माइनॉरिटीज को, उसके वोट के गठन में, और नॉन मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा उसमें इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। अब तो हो ही गया ना, अब नहीं होना चाहिए कि अब तो महेश जी हो ही गया, अब कुछ बचा नहीं है। अमित शाह ने बहुत खम टोक कर कह दिया कि भाई ये कानून आप कैसे नहीं मानेंगे, इस देश का, इस देश में कोई कानून बनाएंगे और आप मानेंगे नहीं, क्या तो बनना पड़ेगा ना, ये मेजॉरिटी में है, ये किसी भी कानून को पास कर सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं दोबारा भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास आऊंगा, बहुत सारे सवालात हैं। खेमचंद शर्मा जी, एक अविश्वास और विश्वास की बात है, सरकार सबकी होती है जैसा आप कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। अविश्वास ये जो पनपा है, इसको कैसे आप करेंगे, कैसे इसको आप मेकओवर करेंगे? खेमचंद शर्मा, अविश्वास किस में? माइनॉरिटीज क्या सभी माइनॉरिटीज में? नहीं मानता मैं, कुछ लोगों में। आप तो कुछ भी नहीं मानोगे तो उसके लिए कुछ कह सकता है। दुर्गेंद्र भाई, अभी आपने कहा ना कि मैं अपनी बात रख लूं जैसे दूसरों ने रखा है। यहाँ पे हम लोग डिसीजन मेकर नहीं, अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों को है जो इसका मिसयूज कर रहे हैं। जिस प्रॉपर्टी से करोड़ों का रेंट आना चाहिए वो हजारों में दे रखी है। आपको रेंट की चिंता इतनी क्यों हो गई? क्या रेंट पे उठाने जा रहे हैं क्या वक्फ की प्रॉपर्टी? आप क्या प्रभु में आप क्यों उठाने जा रहे हैं महाराज? बोलिए, कोई भी शब्द उठाऊंगा आप उसमें ऐसे बोलेंगे, बात रेंट की नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको निर्बाध रूप से बोलने दिया है, निर्बाध रूप से बोलिए। दुर्गेंद्र भाई, जी, ये गरीबों की भलाई के लिए है। अच्छा, अगर 9,40,000 एकड़ जमीन और उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, और दूसरा ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये कोई दरगाह नहीं चलाती, ये कोई मस्जिद नहीं चलाती, ये कोई मुस्लिम कानून को पालन नहीं कराती या कानून बनाती नहीं है, ये एक ट्रस्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट है जो जमीनों की देखरेख करती है। अगर वो देखरेख सही से नहीं कर रही, दूसरों की जमीन पे कब्जा कर रही है, गरीबों की जमीन पे कब्जा कर रही है, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर रही है, तो उसको रेगुलाइज करना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है, उसमें अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत जरूरी है। अभी ना अकाउंटेबिलिटी है ना ट्रांसपेरेंसी है। अभी ये कह रहे हैं मनीष जी कि भाई उन्होंने एक, मेरा फोटो नहीं दिख रहे हैं आप, मनीष जी का फोटो दिखा रहे हैं, बात मेरी जा रही है आपको कि मनीष जी कह रहे थे हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है ऑटोमेटिक दिख रहा है। ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी है, नहीं ठीक है, ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने डिस्क्लोज किए हुए उसके डॉक्यूमेंट, प्रूव किया। अरे जो प्रूव किया हुआ तो दूसरी साइड पे करो या 50 साइड पे करो, कितना समय लगेगा उसको? मैं कुछ दिनों में करवा के दे देता हूँ आपको, चाहे एक प्रॉपर्टी हो चाहे आपकी 1 लाख प्रॉपर्टी हो, कंफ्यूज मत करो। सिर्फ 1000 प्रॉपर्टीज हैं, थाउजेंड्स, जिनके डॉक्यूमेंट हैं, बाकी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट ही नहीं है, डिस्क्लोजर ही नहीं है। डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है ना। और अब आप कहोगे कि दिल्ली की जो जितना भी लुटन एरिया है ये सारा वक्फी प्रॉपर्टी यहाँ था, कभी अंग्रेजों ने लिया, अंग्रेजों ने पे किया और वहां पे राजधानी बनाई। अब आप कहोगे कि इसको हम सब क्लेम कर लेंगे, कैसे? अभी जहां पे बहुत सारे लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है, क्या नीयत खराब है? क्या देश में बदलाव लाना, क्या प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेना, वो नीयत खराब हो गई? क्या हिंदुओं में पहले बहु विवाह होते थे? हिंदुओं का कानून नहीं बना कि एक ही विवाह करना है। पहले हिंदुओं में लोग मानते थे कि भाई कोई विधवा हो गई तो उसकी दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। क्या उसको बदलाव नहीं हुआ कि हाँ विधवा शादी होनी चाहिए? पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा पर रोक नहीं लगी। कितनी चेंजेस मुसलमानों के लिए हुए? क्या कोई प्रोग्रेसिव चेंज हुआ? वक्त जिसमें 9,40,000 एकड़ जमीन। शर्मा जी मुझे बोलना पड़ेगा, जितने चेंजेस आप कर रहे हैं ये सामाजिक क्रांति है, किसी सरकार ने नहीं बदला इसको। सामाजिक क्रांति, कानून बाद में है शर्मा जी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और तमाम चीजों पे आंदोलन चलाया, इसका सामाजिक क्रांति है। तो यहाँ पे नहीं है, मुसलमानों में सामाजिक क्रांति नहीं है, लाखों बहनें दुखी थी। राजा कौन सा राजा राम मोहन राय पैदा हो गए यहाँ पे, बताओ आप? केस गया प्रेमचंद भाई, सुन लो, लेट मी कंप्लीट, लेट मी प्लीज कंप्लीट, कंफ्यूज मत करिए। आपने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बहनों को अगर आप तलाक देते हो तो उनको कंपनसेशन दो, उनको सपोर्ट करो। तो उसको सभी ने सराहा ना, जो अच्छा काम किया आपने सराहा उसको ना, सराहा उसको सराहा लोगों ने। 3 तलाक के मसले पर लोगों ने सराहा कि आपने अच्छा काम किया। कुछ सरकारें इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उनकी अपीलमेंट की पॉलिटिक्स थी। और 2013 में इनको क्या जरूरत पड़ी सेक्शन 40 लगाने की? उसके तहत किसी भी जमीन पे जो वक्त है वो अपना कब्जा कह सकता है, दावा कर सकता है, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसपे दावा किया गया, उसकी हो गई।
क्यों भस्मासुर बनाया? क्या इसकी जरूरत थी? आज तक आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए। आपके बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को कि फंसे हुए थे, मुंह से एक शब्द नहीं बोले संसद में। क्या बोलते? क्योंकि ये गलत कानून बनाया। और एक बात बताइए, मुसलमानों में सबसे सभ्य, सबसे प्रोग्रेसिव और सबसे पॉपुलर जो नेता माने जाते हैं मुसलमान समाज के, चिश्ती जी अजमेर दरगाह के, वो क्यों कह रहे हैं कि ये सही कानून है? क्यों लाखों मुसलमान जो इंटेलेक्चुअल मुसलमान है वो मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह मोदी जी को धन्यवाद के बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं? ठीक है, क्योंकि ये देश की भलाई के लिए है। ठीक है। मैं फिर से बोल दूं, इसमें इंटेंशन, साफ इंटेंशन है, देश की भलाई हो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, थैंक यू, सभी को रिप्रेजेंटेशन हो, और जो यहाँ पे मिसयूज हो रहा है, धन्यवाद, सप्रेशन हो रहा है, वो सप्रेशन रोके। जैसे धारा 370 में हटाने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बीच में इंटरप्ट मत करिए रजत, प्लीज इंटरप्ट मत करिए। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महबूब आलम साहब, खेमचंद शर्मा फरमा रहे हैं कि जो देश का इंटेलेक्चुअल मुसलमान है, वो दाऊदी बोहरा की भी बात कर सकते हैं वो, क्योंकि राजनाथ सिंह इस बिल के आने से एक दिन पहले वो राजनाथ सिंह से आके वो समाज मिला था। वो कह रहे हैं कि ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह के जो करता धरता हैं उनके, वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा बिल है। फिर क्यों, वो कौन लोग हैं इतने अच्छे काम के रोड़ा लटका रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्या उनकी दुर्गेरी जी हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए भैया, ऐसा है ना कि हर ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी को अपनी अपनी बात रखने की पूरी आजादी है और हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। आदमी अपनी अपनी बातें रख रहा है, तो जहाँ उनका बोहरा समाज का जो मामला है या वह बोर्ड के दूसरे लोग जो हैं, जो पक्षकार हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपने अंदाज से, अपने तरीके से बात रख रहे हैं। लेकिन ये जो बिल लाने से पहले, बिल तो अब संसद में पेश हो गया है, लेकिन बिल लाने से पहले जो तमाम कमेटियां बनाई गई थी और तमाम चीजें हुई थी, उस पे जो मांग रखी गई थी, कम से कम उसको पूरी तरीके से सुना जाता। लेकिन कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को सुना है, पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को सुनकर बहुत बड़ा सैंपल साइज है। 1 करोड़ के आसपास सजेशंस आए, रिटर्न में आए, ईमेल्स आए, बता दिया शर्मा जी, हमने बता दिया उनको सुना गया है सबसे ज्यादा। बता दिया, अब बोलने दीजिए, बता दिया उनको हमने बता दिया कि 1 करोड़ लोग, आप लोगों ने 1 करोड़ लोगों को सुना है। बोलिए महबूब आलम साहब, बोलिए। देखिए, ईमेल के जरिए से और तमाम चीजों के जरिए से हमने विरोध दर्ज कराया, लेकिन अब क्योंकि जो है सत्ताधारी जो सरकार है, उसको सिर्फ मुसलमानों की संपत्तियों के ऊपर फिक्र है ज्यादा। मुसलमानों का आप बात तो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है, जो आप उसको विश्वास में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो चंद लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं इस बिल का हम समर्थन करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है जो इस बिल का समर्थन करने को नहीं तैयार है। कम से कम उनकी बात पूरी सुनना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें कम से कम तमाम चीजों की जो है आजादी है, लेकिन एक तरफा लोग चिल्लाते रहेंगे। उन्होंने अपना बिल पेश कर दिया और आज राज्यसभा में भी मेरे ख्याल से जो है बिल वो पेश किया गया है, या वहां से भी पास हो गया है। इसकी जानकारी अभी पेश ही है, उम्मीद है कल तक पास हो जाएगा। जी। उसके साथ साथ क्योंकि जो तमाम मुस्लिम संगठन जो है वो इस बात को भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों से की संपत्तियों की चिंता है, जबकि मुसलमानों की जो ये संपत्ति है ये दान करी हुई चीज है। दान करी हुई चीज जो होती है। अरे महबूब आलम साहब कह रहे हैं वो कागज कहाँ है, वो तो कागज मांगेंगे ना अब, और कागज है ही नहीं तो काहे की आपकी संपत्ति? जब कागज ही नहीं है आपके पास तो काहे की संपत्ति फिर? बिल्कुल सही बात है। लाल किले का कागज मांगेंगे तो कहाँ से देंगे? हम लोग अगर कुतुब मीनार का कागज मांगेंगे तो कहाँ से देंगे? ताजमहल का कागज मांगेंगे तो कहाँ से देंगे? लेकिन इतिहास मौजूद है, तमाम चीजें हैं, उसको देखा जाना चाहिए। इतने पुराने कागज कौन कहाँ से देगा, जब हम लोग अभी 60 साल और 70 साल और 80 साल के कागज। जी, तो तुम मीनार वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है। अरे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई आप मक्का मस्जिद के कागज मांगो तो कहाँ से देंगे, उदाहरण दिया भाई, वो हाइपरबोलिक उदाहरण है। वो देश की संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है। लेकिन शर्मा जी बोलने दीजिए। जब 1947 के बाद देश आजाद हो गया, जब देश जी आप शर्मा जी बोलने दीजिए, आवाज मत दबाइए।
भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है लोगों की आवाज दबाना। भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज नहीं दबाती। भारतीय जनता पार्टी सबको बोलने का मौका देती है। सबका साथ सबका विकास। कैसी बात कर रहे हैं? क्या तरीका है? सिर्फ और सिर्फ जो है दबाने की आदत है। नहीं मत बीजेपी को आवाज दबाने की आदत पड़ गई है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि बीजेपी सबको बोलने का मौका देती है। सबका साथ सबका विकास। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस भाई पे भर जाए तो नजरसानी एकदम करें। कोई मतलब नहीं रह कम से गया। कम ये बिल जो है वो मुसलमानों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और तमाम चीजें, क्योंकि उसमें मस्जिद से लेकर दरगाह और तमाम चीजें आती हैं, शामिल होती, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता उसमें निकाला जाना चाहिए था। उनके सहयोगी दलों ने भी जो वादा करा था मुसलमानों से और तमाम चीजें कही थी, लेकिन वो भी खरे नहीं उतरे। तो हमको आगे चल के उनको भी देखना है और तमाम चीजें होती है। भाई हमारा जो कानूनी हक हमें वोट का अधिकार मिला है, तो अपने वोट के अधिकार के जरिए से हम अपनी बात करेंगे और रखेंगे। लेकिन जो है अब जिस तरीके से नीतीश कुमार जी हैं या चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उन्होंने भी अपने अपने समर्थन दिया और तमाम चीजें करी। जो उनकी सहयोगी पार्टी है उनको भी अपना हक था। लेकिन हमें इस देश के अंदर अगर कोई चीज हमें नहीं समझ में आ रही तो उसको हमें विरोध करने का भी हक है, लेकिन कानूनी दायरे में रह के बोलने का हक है। वो हम लोग बराबर बोल रहे हैं। आगे जो है आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं या तमाम मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, वो जो वक्फ बोर्ड के मामले को उठा रहे हैं, वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की संपत्तियों पर ही चिंता है। मुसलमानों की शिक्षा पर चिंता कब करेंगे? मुसलमानों के विकास पर चिंता कब करेंगे? ये भी तो जरूरी है ना। ठीक, मैं पूछ लेता हूँ खेमचंद से, पूछ लेता हूँ खेमचंद। ठीक है महबूब आलम, बड़ा सवाल है, बताओ भाई खेमचंद, बताओ कि मुसलमानों की शिक्षा उनके विकास पर कब चिंता करोगे? के माध्यम से सबको लाभ दे रही है। जब मुद्रा की बात आती है तो 42% के आसपास मुस्लिम समाज को फायदा हुआ। हम जो फ्री में राशन दे रहे हैं मुस्लिम समाज को फायदा हो रहा है। घर घर में टॉयलेट बनाइए, घर भी दे रहे हैं। पढ़ाई कब कराओगे? मुफ्त में कह रहे पढ़ाओ हमें। शिक्षा में क्या करा आपने? शिक्षा का बजट काट दिया आपने अल्पसंख्यक के नाम से। जो 40,000 एकड़ जमीन लेके जो ये सफेद हाथी खड़ा है, इसने क्या किया? कितने कॉलेज खोले, कितनी यूनिवर्सिटी खोली, कितने हॉस्पिटल खोले, कितने इन्होंने गिनती करिए, कितने कॉलेज ठीक है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। अब मुझे लगता है कि वक्त के अलावा कोई अब इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है वक्त में है। मैं मान लेता हूँ। वो पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार ने क्या कह रहे हैं वक्त ने क्या किया। अरे वक्त सरकार नहीं है भाई, वक्त सरकार नहीं है। वक्त ने गड़बड़ किया तो आप उसको ठीक करने जा रहे हैं ना, लेकिन आपको कौन ठीक करेगा? वक्त ने गड़बड़ किया, आप ठीक करने जा रहे हैं। अब आपने जो गड़बड़ किया उसको कौन ठीक करेगा? जनता ठीक करेगी। आपको जनता ठीक करेगी। बोलिए मनीष शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष शर्मा ठीक है। जिन सांसदों ने विरोध किया है, जिन लोगों ने इलॉजिकल विरोध किया है, क्या हजारों केस ऐसे नहीं है जिसमें नॉन मुसलमानों की जमीन पे कब्जा किया हुआ है? वर्षों से लोग रह रहे हैं, 250-300 साल से लोग रह रहे हैं। 500 साल पुराना मंदिर। ठीक है, उनको जवाब देने दो ना, जवाब देने दो। खेमचंद शर्मा जवाब देने दो उनको ना। अब सुन लो जवाब ना उनका, सुन लो। खेमचंद शर्मा सुनो। अरे खेमचंद शर्मा भाई सुन लो यार, सुनो उनको, सुनो क्या कह रहे हैं वो। अब आपने सवाल कर लिया, सुनोगे नहीं। वो प्रॉपर्टी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कैसे चलेगा ये? आपने तो पूरी दिल्ली पे बोल दिया। अरे आपने सवाल कर लिया, अब जवाब सुन लो ना। कि आप ही भाषण दोगे, हम लोग सुनेंगे सब बैठ के यहाँ। उनको जवाब दो ना, जवाब देने दो उनको। बोलो महबूब आलम, बोलिए जी। अब वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं क्या कहा जा सकता है? इनसे क्या कहूंगा मैं? अरे मैंने तो जवाब दिया है एंकर के कहने पे। मेरा वक्त अगर बोलने का है तो हमें बोलने तो दिया जाए, लेकिन आप ना बोलने दे रहे हैं। सिर्फ उसी तरीके से जैसे सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ एक तरफा काम हो रहा है। इसी तरीके से आपको मुसलमानों की कितनी चिंता है? ठीक है, मैं आप सभी को रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन हमारे साथ जुड़ गई हैं। इकरा हसन ने संसद में बहुत पुरजोर इस बिल का विरोध किया है। इकरा हसन, बहुत स्वागत है के न्यूज़ में आपका। जिस तरीके से आपने अपनी बातों को रखा है, लगातार सरकार ये कह रही है कि भाई ये इस बिल को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो व्यवस्था की गई है वो इसमें जो सब कुछ है वो तो मुस्लिम ही बेनिफिशरी होगा, तब फिर चिंता किस बात की? इकरा हसन। इकरा हसन, हमारी आज मिल रही है आपको? शायद कुछ
तकनीकी व्यवधान है। वापस हम चर्चा में आते हैं और मनीष शर्मा की तरफ रुख करते हैं। मनीष शर्मा, अभी बहुत सारी बातें अभी खेमचंद शर्मा ने कही है। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी प्रॉपर्टियां जो कब्जा करके वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है और उसने कौन सा मुसलमानों का कल्याण कर दिया, उसने कौन सा शिक्षा, और इस पर बात कर ली बहुत सारी। मनीष शर्मा अनम्यूट करिए, मनीष अनम्यूट करिए। मनीष शर्मा हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। देखिए सरेआम खेमचंद जी लगातार ये चैनल पे इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि कहा क्या किया देश में। अगर उसका अगर ये श्वेत पत्र लाते हैं, क्या झूठ बोला है, इन्होंने क्या किस आधार पे बोल रहे हैं, ये इसका आधार क्या है जरा बता देना। अब देखिए इनका आपके यहाँ भी मुर्गा लड़न होने लगा है दुर्गेन जी। आपके यहाँ भी मुर्गों की तरह लड़ने वाले आ गए हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। खेमचंद जी सारी बातें आप कर रहे थे, सभी ने सुना। खेमचंद शर्मा सभी ने सुना। आप सुनिए ना, सभी आपको सुना ना, सभी ने। आप सुनिए, आप क्या दिक्कत है, सुनने में क्या दिक्कत है? क्या पहले लफ्ज से ही बोलने लगोगे, विरोध करोगे? तो ये तो गलत बात है। बोलिए। बोलने नहीं दे रहे तो भाई जी सरकार ने कितने ठीक है, बोलने दिया। मनीष शर्मा बोलिए, बोले। ठीक है, ये नहीं चलेगा भाई। हम कह रहे हैं हमारी डिबेट में नहीं चलता। प्लीज, कौन सा आंकड़ा है सरकार का जिस आधार पे खड़ा होकर के इतना जबरी बात कर रहे हैं? कोई आंकड़ा है क्या इनके पास? कोई ऐसा सरकारी आंकड़ा है क्या? अगर हिम्मत है तो पेश कर दे। एक बात अगर हिम्मत है तो पेश कर दीजिए। आप दोनों लोग बोलोगे ना तो सुनाई नहीं पड़ेगा, दर्शक को कोई फायदा नहीं होगा, हमारा समय बर्बाद होगा। आप बाद में बोल लीजिएगा, बताइएगा, मैं वक्त दूंगा आपको। बोलिए। पूछ जाना है बस। ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे, हमने टोका बीच में, अब बोले जा रहे हैं कुछ में। अरे महाराज थोड़ा सा धैर्य रखिए। सत्ता के आदमी पड़ेंगे। अनिल जी सभी लोग बोलेंगे तो फिर डिबेट बेकार हो जाएगी। सभी लोग मत बोलिए, बारी बारी से बोलिए प्लीज। नो रजत नहीं ना। हाँ बोलिए मनीष, बोलिए जल्दी से। मनीष बोलिए। इनसे पहले कमिट करिए, बीच में नहीं बोलेंगे। शर्मा जी मत बोलिए भाई। आप ये नई आदत आपने डेवलप कर ली है। बहुत गंभीर व्यक्ति हैं आप, गलत है। सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा है? सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा है और समाज के पास आंकड़ा है, समाज पेश कर रहा है। पहली बात तो ये एकदम, अगर कोई आंकड़ा नहीं है तो आप इस तरह से चैनल पर आकर के इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं बोलेंगे आप। पहली बात तो ये समझना है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि वो ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट नहीं है भैया, वो धार्मिक ट्रस्ट है। अल्लाह के नाम पे दान दिया जाता है और धार्मिक प्रबंधन उसका है। झूठ बोल रहे हैं, धार्मिक कार्यों के लिए ट्रस्ट नहीं बना है। अब देखिए, आप सुनने नहीं दोगे यार, सुनने तो दो भाई, बुलवाया करिए। आपको मैं मौका दूंगा, आप बोलिएगा। मतलब हर चीज पे क्रॉस थोड़ी करोगे। बोलने दीजिए ना उनको। के लिए नहीं है, जमीन को मैनेज करने के लिए अकेले बैठा के बात कर लिया करिए दुर्गेन जी। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कुछ करना पड़ेगा हमें। अब इन्हीं को बुला के पूरी डिबेट हम क्या करेंगे? बाकी मुझे लगता है मेहमानों की जरूरत है। एकदम अकेले बुला के बात करिए, एकदम अकेले बुला के बात करिए। 4 लोग बोल रहे हैं। आप बीच में इंटरप्ट मत करो शर्मा जी, आपको मौका हम दे रहे हैं। आप क्यों डिबेट को डिरेल करते हो? ये नई आदत कहां से डेवलप कर ली आपने? आप गंभीर भले आदमी हो, सबके साथ ऐसा मत करो भाई। देख रहा हूं। बोलिए। क्या बोले दुरेन जी? आप और लोगों से बात कराइए प्लीज। गलत बात है शर्मा जी, गलत बात है। मुझे दुर्गेन जी आगे बढ़ाइए। ये आदमी बोलने ही नहीं देंगे हमको। ये असल में जुबान बंद करने की आदत है। वो अमित शाह वाली आदत इनके पास भी है। वो अमित शाह भी यही कहते हैं। शर्मा जी को लग रहा होगा कि शर्मा जी को लग रहा होगा कि ऐसा करने से बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संदेश जाता है। मुझे लगता है बिल्कुल संदेश नहीं जाता। और मैं निवेदन करूंगा कि अगली बार जब मैं चर्चा करूं तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। बहुत अदब के साथ में इस बात को कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये स्थितियां हैं जब शब्द कम पड़ जाएं और कहीं ना कहीं चीजें उलझने लगे। बार बार इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि विश्वास किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको कायम रहना चाहिए इस हुकूमत पर, देश पर और समाज पर। अगर 1% भी कहीं ऐसा स्थितियां बन रही हैं कि लोगों को दिक्कत हो रही है, तो सरकार का यह धर्म बनता है कि उनको विश्वास में ले। नहीं तो फिर अगर
चीज़ें, धरना प्रदर्शन, कोर्ट, तो एक जिसे सरकार एक बहुत अच्छा कानून बनाने की बात कर रही है, वो भी क्या किसान बिल की तरह लटक जाएगा? ये बड़ा सवाल। नमस्कार।